चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर कौन सा ये 21। ठीक है, पोटेंशियल पढ़ लिया था पूरा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाइपोल। डाइपोल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी सिर्फ एक टॉपिक रह गया है कि अगर किसी एक डाइपोल के कारण अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक जनरल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे। क्यों, क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं एक पोटेंशियल पॉइंट माफ करना, इक्वेटोरियल पॉइंट भी नहीं होगा और एक्सियल भी नहीं होगा। व्हाट इज एक्सियल? जो आपका डाइपोल मोमेंट के अलोंग अगर आप स्ट्रेट लाइन खींच दो तो उस लाइन पर कोई पॉइंट होगा तो उसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डाइपोल है, आपका, ये आपका हो गया प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू। ठीक है बॉस, इनके बीच में अब आपको पता है एक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर इसी के अलोंग एक लाइन खींच दें तो इस लाइन कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, जिसको नहीं आता है। और इस पर अगर कोई पॉइंट लाई मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पी लाई करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर कोई इफेक्ट निकालेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर हमने कोई इफेक्ट चेक किया। अगर हम कहते हैं इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हम हमेशा मिड पॉइंट ओ से इसकी सेपरेशन देखते हैं, इसको आर से डिनोट किया। जितने फॉर्मूले पढ़ोगे उसमें आर का मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से उस पॉइंट पी की दूरी। याद कर लो ये, ठीक है, फॉर्मूले में ये होता है। सेकेंड थिंग एक होता है इक्वेटोरियल। अगर इसी मिड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो इस परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो कहते हैं कि हम कोई इफेक्ट, जो भी मतलब इफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉसिबल है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों हेडिंग में कॉमन बात होती है कि ये जो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट, तो कोई पॉइंट यहाँ भी लाई कर सकता है, वहां भी लाई कर सकता है। उसकी दूरी कहाँ होगी, यहाँ से लेकर के ये जो दूरी होगी ये हमेशा आर से डिनोट की जाएगी या तो एक्स से डिनोट की जाएगी। दो ही टर्म्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दूरी आपकी क्या हो गई, ये एल हो गई। ठीक है, और ये होती है आपकी, ठीक है, जो आपके अलोंग, जिसके अलोंग आपका इफेक्ट होगा। शॉर्ट आप कभी भी सीख लो ये बात, कभी भी किसी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इफेक्ट निकालना है तो उसको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, उसी लाइन के अलोंग हमेशा उसका इफेक्ट होगा, चाहे फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पाइथागोरस यूज करते हैं और उसके हम ये निकालते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे किया, अरे यार ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री, पाइथागोरस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इसके सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर, इसके साथ है तो ये बेस। समझ में आ गया ना, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, आपको आता है, मुझे पता है, तो मैंने बस आपका टाइम खराब कर दिया है ना, आता है ना। ठीक है, चलो किसी भी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट नहीं 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 आए मैडम, बच्चे नाराज चल रहे हैं, उनको बनाइए। वो कह रहे हैं पैसे, तो फिर क्यों नहीं आए क्लास में? चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो ये होना चाहिए, ये क्या लगा हुआ है भाई, ये पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, है ना। तो हमने क्या कर दिया, अगर आपके यहाँ पर एक हमने पॉइंट पी ले लिया जिसकी दूरी कहाँ से है भैया, हमने कितनी बार बताया है कि हमेशा सेपरेशन कहाँ से लेते हैं हम लोग, मिड पॉइंट से लेते हैं। कहाँ से, मिड पॉइंट से लेते हैं। तो ये क्या आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, देखिए एक डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है ना, ये आपका एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन होगी, आपको अच्छे से पता है सर, ये सेपरेशन 12 होगी और इस 12 के बीच में एक मिड पॉइंट होगा। अगर उसकी हम सेपरेशन देखेंगे तो ये एल हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज योर पॉइंट ओ। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट ओ हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, तो अब इस पॉइंट ओ से मैंने कहा कि एक पॉइंट पी है, मैंने जानबूझ के इस पॉइंट पी को इधर लोकेट किया क्योंकि हमें पता है ये परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल होती है और ये वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन क्या होती है, आपकी एक्सियल होती है, राइट, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो हमने कहा इन दोनों के बीच में कोई जनरल पॉइंट ले लिया जिसकी दूरी कितनी है भैया, यहाँ से आर, कितनी, आर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये दूरी कुछ और होगी और ये दूरी भी कुछ और होगी, होगी कि नहीं होगी? मैं ये नहीं कह सकता ना, अगर ये बहुत करीब रखा है, ये नहीं कह सकता ये भी और ये भी आपका बराबर है, तीनों ही बराबर है, नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं इसको बहुत लेके चला जाऊं, जैसे मान लो
कि एक 100 तल्ले की यानी कि 100 फ्लोर की आपकी कोई बिल्डिंग है, मैंने क्या बोला 100 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, राइट। और मैंने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया नीचे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे हमने प्लेस कर दिया। अब मेरी बात सुनते जरा ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। मैंने कहा कि अब मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, वो पॉइंट पी मेरा कहाँ है, टॉप फ्लोर पर है। अब मैं रोप गिराऊंगा, ठीक है, एक मैं प्लस क्यू को दूंगा और उसका ओरिएंटेशन कैसे रख दिया मैंने, ये अगर बिल्डिंग हो गई मैंने कहा ये ऐसे रखूंगा मैं, एक ये हो गया आपका प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत करीब है। अब मैंने कहा कि ये आप 100 फुट तक जाएगा। मुझे ये बताओ ये तीन, ये क्या हो गया आपका, ये आर हो गया। क्या मुझे बताओ कि जो एंगल बनेगा बहुत छोटा नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत छोटा एंगल बनेगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ और आर की लेंथ बराबर है, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये मैं आखिरी केस में जब मैं पढ़ाऊंगा मैं लिखूंगा इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मैं क्या लिखूंगा, इफ जो जनरल केस है, जो मेन केस आप पढ़ते हो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो हम क्या करेंगे, हम एल को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको एक पॉइंट साइज ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम वहां पर एल का जो फॉर्मूला बनने वाला है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। तो अगर मैंने इसका नामकरण किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपी, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना बॉस। तो मैं इसको मिटा सकता हूँ और मैं सारे आपके यहाँ पर कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा। कंपोनेंट सबको आता है रिजॉल्व करने, कंपोनेंट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो व्हाट इज दिस, हमने कहा कि अगर ये आपका आर एक एंगल सबटेंड करता है विद द डाइपोल मोमेंट, क्या है वो, थीटा। डाइपोल मोमेंट पता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो एरो होगा सर, है ना। और ये आर क्या है सर, पॉइंट बी को जो टर्न कर रहा है, इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसको थीटा बोल दिया। अच्छा जी, तो मैंने ही सिखाया हुआ है कि जो ये कनेक्टिंग लाइन होती है पॉइंट पी को चार्ज से, उसी लाइन के अलोंग हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर किसी प्रकार का इफेक्ट अगर चार्ज क्रिएट करता है तो आपको पता है कि सिर्फ कूलम्ब फोर्स होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तीन प्रकार के इफेक्ट क्रिएट करता है। वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा तो एक तो आ जाएगा इसके अलोंग, एक आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, राइट। लेकिन सर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट है किसका भैया, रिजल्टेंट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये डायग्राम को देख करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको रेड नहीं कर रहे होगे, तो मैं यहाँ अपना डायग्राम बना रहा हूँ दोबारा से। मैंने बोला कि अभी दिखाया ये हो जाएगा आपका इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, वो अपनी तरफ ले आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू। ये हो जाएगा आपका आउटवर्ड, इसकी के अलोंग ये हो जाएगा ड्यू टू प्लस क्यू। गलत है क्या। अब इनका रिजल्टेंट मान लो ये कहीं जा रहा है आपका ई नेट, जो कि ये डायग्राम बना। अब देखो इस डायग्राम को, अब दिख रहा है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ई नेट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको। दिस इज योर रिजल्टेंट। ई नेट क्या होता है, ई ड्यू टू माइनस क्यू प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू, ये वी वेक्टर फॉर्म है भैया, ठीक है। वेक्टर सम कर रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का एक प्रोसेस होता है, तो कहते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ, जो आपका अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वो हमने पढ़ा है। और एक पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने दो चीजें पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो अब रिजल्टेंट अगर मान लो, ये देखो ध्यान से आगे क्या कह रहे हैं, अगर हमारी जो आर वाली लाइन है, ये आर की लाइन है ना, अगर रिजल्टेंट हमारी आर वाली लाइन से थोड़ी टेढ़ी बन गई, मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आर वाली लाइन से, अभी आर वाली लाइन को आगे खींच दिया मैंने, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है बेटा, ये कितना बना रहा है, अल्फा, कितना बना रहा है, अल्फा। तो हमें पता है कि अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, कोई ए वेक्टर है विद द एक्स एक्सिस एंगल थीटा बनाता है, तो जब एंगल को बंद करते हैं तो वी गेट ए cos थीटा, है ना, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पैरेलल कंपोनेंट। फिर क्या होता है, एक अगर इस एंगल को ओपन कर देंगे वी गेट अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, ई नेट को बंद करोगे तो क्या मिलेगा, ई पैरेलल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ई नेट को ओपन करोगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिगर समझ में आ गया, तो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, लिखो लिखो लिखो। लेट डाइपोल, देखो, लेट अ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट P ठीक है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कहाँ है भैया कॉपी तुम्हारी, कॉपी नहीं लाई तो है कहाँ, रफ है। मतलब ऐसा है कि आज प्रवचन सुन लेते हैं फिर जाएंगे कहाँ बाहर, अलग ही लेवल के मतलब प्रो खिलाड़ी हैं, अपने को सब आता है, प्लीज भगवान।
along the x मैडम ये हेडिंग तो नोट्स बन जाएगी ना आपकी, 4-5-10 पन्ना छोड़ देती है तो कुछ छोटा आईक्यू भी होता है, छोटा मोटा काम है ये लेकिन। लेटर पॉइंट पी, फुल स्टॉप लगा देना, P at a separation R from origin, क्योंकि मैंने इस तरीके से डायपोल को प्लेस किया कि उसका मिड पॉइंट ही ओरिजिन पर आ रहा है। मेरी बात सुनना, मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा ओरिजिन है वही मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अ पॉइंट P एट अ सेपरेशन R फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, एट एंगल थीटा, एट एंगल, वो R कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, विथ डाइपोल मोमेंट, एंगल के साथ बना रहा है वो R, डाइपोल मोमेंट के साथ या फिर विथ P वेक्टर, ठीक है बॉस, इतना लिख लो, फिगर बना लेना क्योंकि नेक्स्ट लाइन पर आपको फिगर देखना है ध्यान से, ठीक है। अब मुझे ये बताना, मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया ना आपको, मैं यही यूज करूंगा, ठीक है, मैं अभी नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपसे इतना ही पूछूंगा, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, तो क्या ये P वेक्टर का जो कंपोनेंट है, मान लो ये P वेक्टर है, दिस इज मेकिंग एंगल विद R, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है, तो मैं R का रिजोल्यूशन कर सकता हूँ, तो मैं P का भी तो कर सकता हूँ। अब मैंने R को अगर मैग्नीट्यूड ले लिया, मैंने कोई डिस्टेंस ले ली, तो मैंने कहा ये डिस्टेंस थीटा पर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा 2 मीटर की एक लाइन खींचो 30 डिग्री के एंगल, तो मैंने इसको वेक्टर बनने से बचा लिया है ना, लेकिन मैंने कहा कि ये P तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी लाइन विद एंगल इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन मुझे मिल गई, ठीक है, तो ऐसी बात मुझे नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो P को रिजॉल्व कर सकता हूँ, ये सर कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये सिखाया है, कोई भी रेफरेंस लाइन होगी और दूसरी लाइन में अगर एंगल थीटा है, तो चाहे ऊपर से बन रहा हो चाहे नीचे से बन रहा हो, अपन तो उसको बंद कर सकते हैं ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर सकते हैं, तो क्लोजिंग करेंगे वी विल गेट कॉस कंपोनेंट, कभी भी बंद होता है एंगल वी गेट ऑलवेज अ कॉस कंपोनेंट, और वो कॉस कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, तो R को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर OP को मैं लिख सकता हूं, यहाँ OP को मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, यही तो खेल है, P cos थीटा, यानी मैंने R और P का एक रिलेशन निकाल दिया, मैंने R और P का एक रिलेशन निकाला बड़े प्यार से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, इधर देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको और बेहतर तरीके से कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, कंपोनेंट ऑफ P along OP, यही तो लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ डाइपोल along OP, OP के along, along का मतलब इसी के साथ चल रहा है, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट, देखो P का जो कंपोनेंट आ रहा है वो आपकी OP वाली लाइन पर आ गया ना, तो कहेंगे along, ठीक, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको बेटर वे में, कैसे लिखूंगा, लिखिए, लिखिए कंपोनेंट ऑफ P along OP, component of dipole along OP is equal to P cos theta, equation 1, ठीक है, component of P perpendicular to OP, component of P perpendicular to OP is equal to P sin theta, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए, अच्छा अब मुझे ये बताओ, जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया था, कहाँ गया भाई, देखते हैं कुछ पढ़ा हुआ भी है कि नहीं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, क्या है ये हेडिंग, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, वेरी गुड, कोई नहीं, ये फॉर्मूला याद है, 2 kb/r3 है ना, सही है कि नहीं है, R क्या रिप्रेजेंट करता है,
मिड पॉइंट से पॉइंट बी की दूरी, सब कुछ सही चल रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, आपने पढ़ाया था कि इससे देखो इसी के एक्सिस पे लाई करना चाहिए, है चीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर ये फॉर्मूला कह रहे हैं तो गलत बात है ना। लेकिन अभी देखा इस पूरे फॉर्मूले में मैंने एक बात बोली थी, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये बात याद है सबको, अच्छे से याद है ना, क्योंकि मैं यूज करूंगा इसको बाद में, रोना मत। और मैंने प्रूव किया था कि ये परमानेंट, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये सिखाया था कि सिखाया था कैसे, अपन लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था, अपन लोग ने इस पॉइंट बी को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख लिया, देखो दिखाया था मैंने, है ना। और मैंने ये भी याद करवाया था कि जिसके करीब रहेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी, जिससे दूरी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगी। तो रिजल्टेंट कभी भी निकालना है तो जो मैं अभी ट्रिक दे रहा हूँ याद रखना, जिस चार्ज के करीब हो उसी की चलेगी। क्या बोला, जिस चार्ज के करीब उसी की चलेगी, तो जिसकी चलेगी उसी का डायरेक्शन होगी ना। अगर दोनों खींचना है इस पेन को, तो अगर मैंने कहा इससे मैं कमजोर कर देता हूँ फोर्स और इधर, तो इधर ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है किसकी चल रही है, राइट हैंड की, तो क्योंकि राइट ही है ना। तो यहाँ से इस तरफ आ गए तो करीब किसके, माइनस क्यू के, तो इससे क्या होता है इनवर्ड और प्लस क्यू से आउटवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या इसकी चलेगी, क्या नहीं चलेगी ना, चलेगी किसकी, जिससे करीब है। तो रिजल्टेंट क्या आया था अपना, इस तरफ आया था कि नहीं आया था, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। क्या वही तो मैच कर गया, मैच किया कि नहीं किया। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमसे डाइपोल के साथ याद क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अब मैं जब बोलूंगा तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं समझ में आया। देखो आप देखो खेल, ये डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट ही तो है, जो ओपी के अलोंग आ रहा है इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो क्या है, पी कॉस थीटा, यही तो कह रहे थे ना। तो अगर पी कॉस थीटा की डायरेक्शन अगर कभी देखेंगे इट विल बी अलोंग आर, होगी कि नहीं होगी, आर की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, सुन रहे हो ना मेरी बात। तो कंडीशन जो थी एक्सियल वाले की, वो कंडीशन यही तो कहती थी कि डायरेक्शन विल ऑलवेज बी अलोंग द डाइपोल मोमेंट, और पी कॉस थीटा हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता जा रहा है मेरे लिए। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, E पैरेलल दैट इज अलोंग R, R के अलोंग था कि नहीं था। अरे भाई मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, बढ़िया ड्राइंग बनाई, मैंने लिखा सब कुछ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, E पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके आगे चल रहा है, R के आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम समझो, कुछ टेक्निकलिटी में मत जाओ। तो E पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा जो वहां पढ़ के आए थे, 2kp लिखना था अपॉन r क्यूब लिखना था, लेकिन p नहीं रह सकते सर, यहाँ पर p cos, सही है गलत है, फॉर्मूला निकल गया हम लोग का, तो लिख लो फटाफट। हमने क्या लिखा है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है बस, ठीक है। तो ये थीटा ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये इसको कह देंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालें, तो परपेंडिकुलर ये लिख रहे हो क्या, ठीक है। देखो अब परपेंडिकुलर कैसे निकालें, जरा मुझे इसका p sin थीटा बताओ किधर जाएगा, हाँ किस तरफ, इधर की तरफ, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना। सब कोई अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, बिना ड्रॉ के नहीं आएगा ये सब, ड्रॉ करो, कंपोनेंट रिजॉल्व करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं। गलत करो क्या करना है ना। बस ये खत्म हो रही है हेडिंग, और अभी सिर्फ 5:41 हो रहा है, 10 मिनट और लूंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो बहुत मजेदार चीज है, कितना बढ़िया लगा है ये, मजा आ गया। देखो कुछ करना ही नहीं है यार, ये थीटा है ना, थीटा है, मैंने क्या सिखाया, ये पी का डायरेक्शन हो गया सर, है ना। पी को बंद किया सर, ये पी cos थीटा इधर की तरफ जाएगा, है ना। क्यों रखना है पी sin थीटा सर, इसके परपेंडिकुलर की, तो ये लोग ये पी sin थीटा, है ना। लड़ सकते थे मुझसे आकर के, कहते सर ये और ये तो अपोजिट हैं, कह सकते, मैं कहता हेडिंग खोलो तुम देखते वहां माइनस साइन आ जाता है, तो उसमें हम इक्वेटोरियल में जानते हैं, ये हमने पढ़ी हुई है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है डायपोल के डायरेक्शन के। ये बात लिखी थी, वही बोल रहा था कि हमेशा डायपोल के अपोजिट, तो सही बात तो है, ये इधर आना भी चाहिए था, अगर ये उधर आ जाता तो गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखो ध्यान से, तो अगर इस आर के परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से बच्चों कैसे देखा जाता है, अब यहां से वहां थोड़ा ले जाएंगे, ये लाइन क्या है, एक ही कॉमन लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये वाला देखो ये है कि नहीं परपेंडिकुलर, है कि नहीं, आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये वाली लाइन भी आर के ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है दे आर रिप्रेजेंटिंग अपोजिट साइन, और डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, और ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, और यही तो चाहिए था। नेगेटिव वेक्टर क्या करता है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो वो पलट देगा उसको,
माइनस ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या होता है बताओ? अरे गुरु तुम बेसिक मैथ पढ़ो, बताओ माइनस ए वेक्टर ड्रॉ करो। क्या गुरु? पार्थ, पार्थ प्रखर क्या भाई? बता बड़े भाई, नाम क्या है? प्रखर। याद करने के लिए सब लोग बोलेंगे प्रखर प्रखर, बताएंगे जल्दी, बताइए जल्दी प्रखर। अरे यार माइनस साइन है, काहे इसका डरते हो तुम लोग यार? जो लिखा है उसका उल्टा ही तो लिखा है, प्लस टू लिखा, माइनस टू मतलब अपोजिट हो गया ना। तो अगर ये भाई इधर जाते तो ये भाई इधर जाएंगे, खत्म। और ए क्या मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर p sin थीटा का वेक्टर है तो माइनस p sin थीटा इसका अपोजिट यानी कि e परपेंडिकुलर। सो माइनस p sin थीटा वेक्टर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फॉर्मूला है वो क्या है? माइनस kp sin थीटा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो kp sin थीटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो फॉर्मूला क्या है भैया, हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही लगा दिया है यहाँ पर मॉड, इसका मतलब आंसर आ जाएगा kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, इक्वेटोरियल हो गया। समझ में आया? तो किसी भी जनरल पॉइंट को सॉल्व करने के लिए दो ही फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है, अलग से नया फॉर्मूला पैदा नहीं होगा। बस आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आया? तो इक्वेटोरियल क्यों होगा? क्योंकि मैंने दिखाया कि इस लाइन, देखो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर देखा जाता है। तो मिड पॉइंट को हमने घुमा दिया, हमने कहा ये बदल गया, आर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो आर की परपेंडिकुलर पी sin थीटा है तो ये इक्वेटोरियल की तरह एक्ट करेगा। अब मेरी बात सुनो, आर के साथ वाले जितने पॉइंट होते हैं उनको कहा जाता है एक्सियल। तो हमने क्या किया, डायपोल का कंपोनेंट ही इधर कर दिया आर के लॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सियल की तरह इस पे जितने लाइन पॉइंट लाई करेंगे, पॉइंट लाई करेंगे, उस पर एक्सियल का फॉर्मूला लग जाएगा। विद डाइपोल मोमेंट p की जगह बन जाएगा p cos थीटा, और इक्वेटोरियल p की जगह बन जाएगा p sin थीटा। समझ में आया? तो अब हमें निकालना है टोटल। टोटल कैसे निकलता है? टोटल निकालने के लिए एकदम आंख बंद करके भैया कुछ मत करो, e पैरेलल प्लस e परपेंडिकुलर। अगर किसी चीज के दो हिस्से हो रहे हैं तो उनको वापस जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो ये आप कर डालिए और मुझे आंसर बता दीजिए। तो अगर हम कभी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और रिजल्टेंट में लिखते हैं तो वी ऑलरेडी नो कि अगर हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है अवनीश? अब ये भी बताइए तो यार, अगर वेक्टर है और दोनों वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए बच्चों, जिसको नहीं आता है परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हैं यहाँ पर। यहाँ अवनीश को वीडियो नहीं करने देंगे, टेंशन मत लो। ये एंगल कितना है? 90। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज 90 अंडर रूट cos 90 is 0। ठीक है, b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 is 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फॉर्मूला बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, अब a और b को रिप्लेस किससे करोगे? समझ में आया? और दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट का, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट e पैरेलल प्लस इसका स्क्वायर प्लस e परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों वैल्यू हमने निकाल के दी थी आपको, ये हो गया e पैरेलल, ये हो गया e परपेंडिकुलर। जस्ट पुट द वैल्यू, इनका होल स्क्वायर करिए और आंसर निकाल करके बताइए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई परपेंडिकुलर टू द रेशियो, क्या है? ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। ठीक है, तो एक रेशियो पूछा जाता है परपेंडिकुलर का, ये ऐसे स्टार बना के लिख लेना, अगर डिवाइड करोगे परपेंडिकुलर को ई पैरेलल से तो आएगा 1/2 tan ऑफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। कभी कभी ना थीटा से और कोई भी ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर से हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। कभी कभी क्या दिया रहता है? पैरेलल कंपोनेंट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? पैरेलल कंपोनेंट दिया रहता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर दे दिया, थीटा दे देगा तुम्हें, तुम वैल्यू पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली ई परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सिमिलरली ई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तुमसे ई पैरेलल पूछ दिया, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको थीटा पता है, आपका आंसर आ गया।
तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है हम लोग को, ठीक है, ये फायदा है। अगेन एक एंगल की बात कर लेते हैं कि अगर हम अल्फा की बात करें, व्हाट इज अल्फा? नहीं, अब ज्यादा हो गया, तुम गलत हो गए। आर के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होता है विद आर, याद रखो। ये देखो ना, ये लाइन कहाँ जा रही है? आर वाली लाइन है। एंगल मैंने कहा बनाया, देखो अल्फा बनाया ना, विद आर ही तो बनाया, तो याद रखो ये चीज, ठीक है। जो भी रिजल्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो एंगल सबटेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू आर, उसी कहते हैं अल्फा। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है रखना, गलती मत करना अगली बार, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करते हैं हम, एक चार्ज को, आपका चार्ज Q है जिसका मास M है और जिसको हम एंटर करा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम कहां से एंटर कराएंगे? एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अभी मैं बताता हूँ कि जैसे उस क्लास में कोई बच्चा बैठा है, वो एक हमारे ऐसे विसिनिटी में जहां मेरा कोई इफेक्ट नहीं है, ये मेरी क्लासरूम है, तो इसके अंदर मेरी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो सकती है अगर मेरे पास कोई चार्ज है। समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा कि मेरे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि मुझसे जितनी लाइनें निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक दूसरे के पैरेलल है, वो दीवार के पैरेलल चल रही है। ये दीवार हो गई, इसके पैरेलल सारी सीधे बना लो, ठीक। वो गेट खुलेगा, देखो जरा से गेट को देख लो, गेट खुलेगा तो जो भी इंटर करेगा क्लास में उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा ना भैया? अरे इधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रिक, बहुत जरूरी है ये। देखो इसको, यहाँ से ये गेट हो गया, गेट खुलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप एंटर करते हो तो जो आप पाथ फॉलो करते हो वो कैसा पाथ होता है? वो सर्कुलर पाथ होता है। समझ में आ रहा है? अब मैं ये बता देता हूँ, क्या जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके लिए पिछली क्लास की कोई खास आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया आपके लिए, ठीक है। आपको दो फॉर्मूले याद करने थे, वो मैंने बता दिए। दैट इज कौन कौन सारे? 2kp अपॉन आर क्यूब और kp अपॉन आर क्यूब, मैग्नीट्यूड वाइज। तो kp अपॉन आर क्यूब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वहां पे एक माइनस साइन आता है, ठीक है। एक्सियल के याद करवा रहा हूँ, याद कर लेना, 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा सेम रहेगी। समझ में आया ना? यही दो थी, इन दोनों का ही इस्तेमाल हमने किया था टू जनरेट अ न्यू फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट लाइंग एट एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आया कि अगर इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं है कोई पॉइंट और ना एक्सिस पे है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होगा, तो वो भी हमने डिराइव कर लिया। दैट इज क्या होगा बताओ? kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है, वेयर थीटा इज द एंगल between dipole moment and r, where r is the distance of point p with midpoint of dipole। समझ में आ रहा है ना? o जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ही तो है, तो सारी चीजें याद होनी चाहिए। देन व्हाट इज अल्फा? तो जब भी रिजल्टेंट आपका बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, तो इट सबटेंड सम एंगल विद r, तो R से जो एंगल बनाता है उसी को कहते हैं अल्फा। इतना ही पढ़ा है मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। सारे फॉर्मूले याद करा दिए। अब ये आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। तो मैंने कहा अगर एक चार्ज आपका, जिसका चार्ज कितना है Q, जिसका मास कितना है M, जिसकी वेलोसिटी कितनी है V, इंटर करता है हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा? वो पाथ होगा पैराबोलिक पाथ या फिर सर्कुलर पाथ, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर लगेगा नॉलेज, वो आपका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किसका लगेगा? काइनेमेटिक्स यानी क्लास 11 का लगेगा। आपके कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं? टेल मी। अरे ये यार कोई गलत बात है, 3 होते हैं। कौन कौन से? हां, v = u + at, s = ut + half at स्क्वायर, v स्क्वायर - स्क्वायर = 2s। याद है ना? से यूज करेंगे, कुछ नहीं पढ़ने वाले एक्स्ट्रा। हम इस चार्ज को एक मास की तरह, एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और देखना आप लोगों को कैसे आ जाएगा। अगर हम पैराबोलिक पाथ की बात करते हैं तो वी नो कि पैराबोलिक पाथ में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं करता, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होती है। याद है? कुछ नहीं याद है? किसी बॉल को ऐसे फेंक दोगे तो उसका एक x कंपोनेंट बनेगा ux cos थीटा, और एक ux बनेगा u cos थीटा, और एक बनेगा u sin थीटा। से वो हाइट को कवर अप करता है
u cos थीटा की मदद से वो दूरी तय करता है। जब भी कोई क्रिकेटर अपने बैट से बॉल को हिट करता है तो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। दिस पैराबोलिक पाथ इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा भूल गए, कोई बात। चलो लिखो फिर। लेट अ चार्ज q of mass m and velocity v enters a uniform electric, ये सब लिखो भाई, हम थोड़ा लिखेंगे। enters a electric field, uniform electric field region, फिर से बोले, लिख ही दे। क्या लिखा है मैंने? लेट अ चार्ज q of mass m and velocity v enters a uniform electric field region in the direction perpendicular to the direction of e। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी इंटरिंग की वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। अलोंग y एक्सिस आपकी क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अलोंग x एक्सिस आपकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज q। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लेट L इज द एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया बेटा? ये उतनी दूरी तक जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव है, उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। जैसे इसके बाहर चार्ज आएगा तो उसके बाद क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ना। याद करो, क्या याद करना चाहिए आपको? अगर सर आपने सिखाया था कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? तो आपने बताया था बहुत दूरी पर रखा हुआ है तो इट विल प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? अगर कोई चार्ज इसके विसिनिटी में आएगा सर, तो या तो अगर लाइट चार्ज, जैसे कि लाइट चार्ज है तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर अनलाइट चार्ज होगा तो इट विल अट्रैक्ट। लेकिन लगेगा तो फोर्स ही ना। तो आफ्टर एग्जिटिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इट विल अगेन मूव एट द लास्ट, जो भी वेलोसिटी इसकी होगी और उसका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो न्यूटन का नियम पढ़ा हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, अगर वो मोशन में है उसको रेस्ट पे लाना तब भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और अगर रेस्ट पे मोशन नहीं तब भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, राइट? इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर इसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में निकलेगा उस डायरेक्शन में भागता रहेगा, जब तक कोई और आकर के उसको टकराता नहीं या फिर रोकता नहीं, राइट? मैं कह सकता हूँ ना। ये सब बातें बहुत छोटी हैं बॉस, लेकिन क्वेश्चन जब आ जाते हैं दिमाग खराब हो जाता है। स्टेट चेंज नहीं होता, ये बात याद होनी चाहिए तुम्हें। ये तो बहुत पहले से पढ़ाया हुआ है मोशन, पर मैंने बता दिया। आगे बढ़े, चलो बच्चे। अब देखो, अब इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं आपको, ठीक है? तो अगर मैंने बोला, लिखिए L, let L is the extension of the, let L is the extension of the uniform electric field region। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आराम से पढ़ा रहे हैं, बस ये खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। मैं सबसे जितना स्लो पढ़ा सकता हूँ उतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छा ये बताओ मुझे, तो x के लिए क्या होगा? अगर along x एक्सिस पोजीशन अगर मैं देता हूँ, पोजीशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t, मैंने कहा किसी समय t पर अगर मैं पोजीशन ऑफ द चार्ज ढूंढता हूँ, तो क्लियरली पता है ना कि अगर कोई भी आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, कोई भी पॉइंट है, अगर ये पाथ पर लाई करता है ना? पाथ क्या है भाई? जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा उसी को तो पाथ कहते हैं, मोशन कर रहा है। तो मैंने कहा अगर ये पॉइंट P होगा तो बच्चे इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। x रिप्रेजेंट करता है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो y रिप्रेजेंट करता है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, पोजीशन का मतलब क्या है? कहां पर पहुंचा वो, है ना? ठीक है, कैसे निकालते हैं सर? यहाँ से ये हो गया, ये y निकल जाएगा और ये क्या निकल जाएगा? गलत किया गया मैंने कुछ? नहीं ना? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो एक चीज बताओ कि जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज अलोंग, ये कौन सा वाला केस है बच्चे? याद है एक टॉपिक पढ़ाया गया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ, हॉरिजॉन्टल में याद है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट, जहां पर एक बिल्डिंग पे खड़े हो जाते थे हम लोग, उस बिल्डिंग से किसी को दौड़ते हुए तो दौड़ते हुए जंप करेगा, तो उसकी वेलोसिटी होती थी अलोंग द एक्स एक्सिस, कुछ याद आ रहा है? और फिर उसके वो जंप करता, धरती माता उसको नीचे खींचती थी, तो जो फोर्स लगता था वो परपेंडिकुलर रहता था। तो एक चीज मुझे बताओ, तुम लोग बताना, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे नीचे खींच रहा है, उस डायरेक्शन के फोर्स को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कभी आपने देखा है कि अगर छोटा सा बच्चा भागते हुए आ रहा है उसको उठा लो तब भी उसके पैर चलते रहते हैं? कभी देखा है? अरे कार्टून में देखा ही होगा, है ना? कोई ऑब्जेक्ट है, रनिंग है, उसको उठा लो तो जैसे वो कार होती है छोटी वाली जिसको ऐसे पीछे करके छोड़ो, अगर उसको उठा लो तो उसकी, है ना? ऐसा क्यों होता है यार? उसको रुक जाना चाहिए ना, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो फोर्स का डायरेक्शन और जो टायर पे लग रहा है फोर्स वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझोगे, ये समझ में आ गया। तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जो स्टेट चेंज करना चाहते हो आप चार्ज का, वो आपका परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ क्या एक्स वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी एक्स कंपोनेंट कभी चेंज होगा क्या? समझ गए? अरे बस इतना समझ गए तो क्या ही बात। तो स्पीड या वेलोसिटी की बात अगर करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वो बदलने वाली नहीं है, नहीं बदलेगी ना, सब सेट हो गए ना? अच्छा जी। तो एक 9th क्लास का फॉर्मूला होता है यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो मुझसे किसी ने कह दिया कि स्पीड नहीं बदलने देंगे तो डिस्टेंस बता दो, तो कोई गधा भी कहेगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कोई गधा कहेगा तुम तो इंटेलिजेंट हो, है ना? तो यही करोगे ना? तो ये जो फॉर्मूला अगर मैं इसको ऐसे अब लिख दूं तो कोई दिक्कत? किसी भी टाइम पर सर टाइम बदलते जाओ v तो नहीं बदलेगा, बिकॉज v इज अलोंग x एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस दैट इज अलोंग y एक्सिस। इस वजह से थ्रूआउट द मोशन कभी भी x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी वो नहीं बदलेगी। समझ में आया? तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1, लिख डालो फटाफट, ठीक है? लेकिन y एक्सिस में ऐसा खेल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यार बिल्डिंग से कोई दौड़ता हुआ आता है और जंप करता है तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आता है कि नहीं आता? अगर वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता तो वो हवा में चलने लगता, ऐसा लेकिन होता नहीं है, बिकॉज कोई अगर नीचे खींच रहा है तो ऑब्वियसली जैसे वो लड़का बच्चा छोटा सा दौड़ते हुए आता है, मैंने मीम देखा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दौड़ता आता है उसको उठा लो तो पैर चलते रहते, फिर रख दो फिर चलने लगता है ना? क्योंकि वो इतना स्टेट ऑफ चेंज नहीं करता, क्योंकि आपने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया तो उसको अपलिफ्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर लड़का टेबल पे चलता हुआ आ रहा है, इमेजिन करो, उसको ऐसे उठा लिया, पैर चल रहे हैं लेकिन मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो पैर तो चलते रहेंगे, आगे की तरफ तो मैं लेके जाऊंगा उसको, बिकॉज ऑफ द एक्स एक्सिस जो इसको आगे की तरफ वो खुद भी जाना चाहता है, और नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो वो एक पाथ को फॉलो करेगा, दैट विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें दो बातें समझनी पड़ेगी। देखो बेटा इसको समझाते हैं, ऐसे समझो कि ये एक पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पर कोई तुम्हें आगे तरफ खींच रहा है और कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, ये कहेगा आगे बढ़ो, तो अगले पॉइंट पर तुम यहाँ तो नहीं रह सकते हो, ठीक, तो तुम यहाँ आ गए, यहाँ आना चाहते हो, राइट, लेकिन एक नीचे भी खींच रहा है उसी टाइम पर, सेम टाइम पर खींच रहा है ना, तो तुमको नीचे भी खिसकना पड़ेगा और आगे भी खिसकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोचो, फिर इस पॉइंट पे भी तुम आगे जाना चाहते हो नीचे भी जाना, साथ में जाओगे तो कहाँ जाओगे? सीढ़ी की तरह चलोगे कि नहीं चलोगे नीचे की तरफ? और ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे? जिस तरफ से टकराओगे वैसे ही आपका काम खत्म। तो ये जो पाथ बनेगा ये कैसा बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रीजन है कि दो एक्चुअली दो केसेस साथ में होते हैं, दोनों 1D मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? बस मैं खत्म करो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? y इज इक्वल टू, बताओ, तुमने तो बताया था s इज इक्वल टू ut प्लस r स्क्वायर, ये तो बताया। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, अब y एक्सिस के अलोंग से जो भी वेलोसिटी होगी दैट इज योर uy इनटू t, उसी टाइम पर जिस टाइम पर हमने x निकाला है, ठीक है, फिर प्लस हाफ, फिर at स्क्वायर, at में वर्टिकल में देखो ध्यान से, यहाँ पर हम अभी तो ये लिख देते हैं, बाद में दिखाएंगे कि तुम्हें चेंजेस करना है तो क्या, ठीक है? अगर हम तुम्हें कहें कि चेंज करना है तो क्या करना? हेलो, नहीं हो गया, वो तो सुबह ही हो गया, क्लास में है, चलो ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं, खत्म कर रहे हैं बस, अब ये प्रूव कर डालो। तो यू वाई क्या है? इनिशियली जब भागते हुए लड़का आएगा
तो इनिशियल तो y कंपोनेंट में कोई भी वेलोसिटी है क्या? नहीं ना, सारी तो x में चली गई। uy क्या हो जाएगा? uy विल बी 0। इनिशियली जो भी आपकी है वेलोसिटी वो कहाँ है? x के अलोंग है। ठीक है, अब फोर्स की बारी। फोर्स सीख लो तुम लोग, जिसको नहीं आता है सीखो, सबको यही सीख के जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। ये चार्ज q है, ये चार्ज कितना है? q। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? है कि नहीं? तो इस चार्ज पर अगर कोई फोर्स लग रहा है सर, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू qe। गलत है क्या? ये तो सीख गए ना कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा फोर्स। ठीक है, अब मैंने कहा न्यूटन का सेकंड नियम कहता है कि टोटल बल जो लगता है बॉडी पर उसकी वैल्यू बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है ना? तो मैं कह सकता हूं कि QE इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। गलत है क्या? सही है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे सब तो आ गया। तो यहाँ पर 0 + 1/2 QE अपॉन m इनटू ये थर्ड इक्वेशन। तो y की वैल्यू भी तुमने कैलकुलेट कर ली, तुम्हें x मिल गया, तुम्हें y मिल गया, अब तुम्हें करना ही नहीं कुछ। ठीक है, अब तुम कह रहे हो सर t पसंद नहीं आ रहा हमको, t को हटाना है। तो t को हटाना है तो पहले वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, t इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन v। देखो ध्यान से, सब लोग देख लो फिर लिख लेना। खत्म कर रहे हैं बस, t इक्वल टू x अपॉन, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसको हटा दो, क्या हो जाएगा ये? x अपॉन v का, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। देखो पूरा लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 QE अपॉन m इंटू x अपॉन v का होल स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ पैरा। ठीक है, ये डन हो गया। बस एक नोट लिखवाऊंगा, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसका अगली क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कुछ, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। हटा दें इसको। चलिए देखिए, नोट करके लिखिए या फिर स्पेशल रिजल्ट करके लिख लीजिए। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए फटाफट। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल cover the entire length L is T is equal to L upon, इसको समझ नहीं आया, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? L। जितना समय लगेगा इस चार्ज को, इस लेंथ को कवर करने में, उसकी वैल्यू होगी L अपॉन। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है, अब मेरी बात सुन लो, मतलब अब देखो आ तो गया और कह देंगे तो आ ही जाएगा, तुम कहोगे हाँ सर आ भी गया, तो ये समझा देते हैं। ये भी बात बहुत छोटी सी है। रेंज पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये सब 11th, ये पूरा टॉपिक ही 11th है, इसमें कुछ 12th लगा ही नहीं है। तो रेंज में क्या होता था? एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता था दूरी के लिए, है ना? तो भैया ये हो गई तुम्हारी डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है? v। अभी तो पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो ये लिखवाना तो नहीं चाहिए लेकिन लिखवा दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिख लो एक पॉइंट, देखो फटाफट। टोटल डेविएशन इन द ट्रैजेक्टरी लिखिए, टोटल within the electric field, within the electric field is y is equal to, अभी टोटल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ x नहीं होगा, यहाँ पर x की जगह p की जगह क्या जाएगा? L अपॉन v। ठीक है, लिख डालो फिर, तो पता ही है तुम्हें 1/2 QE अपॉन m इंटू L अपॉन v का। तो कंसेप्चुअली पूरा चैप्टर खत्म हो गया।
अब अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज योर, बताइए, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। डाउट पूछना हो तो पूछ लो।